नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 24 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है नहीं, बल्कि काफ़ी सारा टाइम भी इसी में लग गया। मुझे लगा हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स निकल के आ जाएं, लेकिन जो पॉइंट्स हैं ना ऑलरेडी हमने हाल फिलहाल में ही डिस्कस किए हैं। जैसे पिछले हफ्ते एक एलपीजी सब्सिडी से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया था, आपको याद होगा। वही आर्टिकल आज फिर से है, नए पॉइंट्स नहीं निकल रहे हैं, स्लाइड्स भी बनाई, खैर कोई बात नहीं। इंडियन एक्सप्रेस से फिर मैंने आर्टिकल्स निकाले और स्लाइड नहीं बन सकी, प्लास्टिक पोल्यूशन वाले की स्लाइड बन गई। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे दूसरे न्यूज़पेपर से, एक प्लास्टिक पोल्यूशन से संबंधित, एक इंडिया म्यांमार रिलेशंस और एक गुड गवर्नेंस से संबंधित। कल पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का जन्म दिवस है ना, तो उनके जन्म दिवस के मौके पर गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है, तो उससे संबंधित आर्टिकल है। ये कुछ डेटा है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो इकोनॉमिक्स में। वर्कफोर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया शार्पली डिक्लाइन फ्रॉम 60% इन 2000 टू 42% इन 2019। 2000 में देखो हमारे देश के 60% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, लेकिन अब 2019 में यानी ऑलमोस्ट 20 सालों बाद सिर्फ 42% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। और जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे लोगों की जो संख्या है ना वो कम होगी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इन्वायरमेंट में प्लास्टिक वेस्ट के जमा होने से होता है प्लास्टिक पोल्यूशन। अनप्लास्टिक कलेक्टिव की स्टडी के अनुसार हमारे देश में हर साल 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, और इसमें से ऑलमोस्ट 40% प्लास्टिक वेस्ट को तो देखो कलेक्ट ही नहीं किया जाता, इकट्ठा नहीं किया जाता। और जितना वेस्ट हम जनरेट करते हैं एक साल में, इसमें से 43% प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है पैकेजिंग के लिए, और इसमें से ज़्यादातर जो प्लास्टिक होता है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है। जैसे प्लास्टिक की थैली हो गई, सिर्फ एक बार के लिए दुकान से घर तक सामान ले जाने के लिए उसका इस्तेमाल हुआ, बाद में फेंक दिया गया, ऐसा प्लास्टिक होता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। प्लास्टिक के टाइप्स की बात करें, माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में आपने सुना होगा। ये देखो प्लास्टिक के वो पीसीज होते हैं, वो टुकड़े होते हैं जिनका साइज 5 मिलीमीटर से कम होता है। माइक्रो प्लास्टिक्स में माइक्रो बीड्स भी आ जाता है। माइक्रो बीड्स के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था 2019 के प्रीलिम में। माइक्रो बीड्स देखो वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 1 मिलीमीटर से कम होता है। माइक्रो बीड्स का इस्तेमाल किया जाता है कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में। माइक्रो बीड्स से देखो बहुत नुकसान होता है। माइक्रो बीड्स हमारे सीवरेज में बहकर नदियों में पहुंच जाते हैं, समुद्र में पहुंच जाते हैं, और मैरीन एनिमल्स इनको कंज्यूम कर लेते हैं। उनके हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ता है। इसलिए समय समय पर एक्सपर्ट्स ये मांग उठाते रहते हैं कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में माइक्रो बीड्स का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। बट देखो एक दिक्कत ये है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में हम माइक्रो बीड्स के इस्तेमाल को बंद भी कर दें तो जो बड़े प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं समय के अनुसार उनका टीयर एंड वियर होता है। मतलब बाहर खुले में प्लास्टिक रखा हुआ है, डेली सूर्य की किरणें पड़ती हैं, आंधी तूफान ये सब झेलते हैं, तो टूट फूट हो जाती हैं उन प्लास्टिक के टुकड़ों में, वो भी छोटे छोटे पीसीज में बदल जाते हैं। तो ऐसे माइक्रो बीड्स को कैसे टैकल किया जाए, ये एक चुनौती है। इसके बाद सिंगल यूज़ प्लास्टिक की हम बात कर चुके हैं। इनको सिर्फ एक बार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाद में इनको फेंक दिया जाता है। जैसे बिस्लरी की बोतल आप खरीदते हो या फिर प्लास्टिक की थैली। इंडिया ने देखो ये कमिटमेंट की है कि 2022 से पहले पहले हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म कर देंगे। ऐसा इंडिया ने वादा किया है, कमिटमेंट की है। अगर देखो हम प्लास्टिक वेस्ट से होने वाले नुकसान की बात करें, सबसे पहले बात आती है इकोनॉमिक लॉसेस की। आपने देखा होगा कई नदियों के किनारे में या फिर बीच पर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसी जगहों पर लोग जाते नहीं हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री प्रभावित होती है। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इम्प्लीकेशंस फॉर एनिमल्स। आपने इस प्रकार की खबरें काफ़ी सुनी होंगी कि गाय के पेट से 10 किलोग्राम प्लास्टिक निकला, प्लास्टिक की थैलियाँ निकली। तो देखो चाहे अनचाहे काफ़ी बार एनिमल्स प्लास्टिक को कंज्यूम कर लेते हैं। इससे उनकी सेहत पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिकूल असर पड़ता है।
और सबसे ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है मैरीन एनिमल्स पर। समुद्र में बहुत बार जो मैरीन एनिमल्स हैं वो प्लास्टिक वेस्ट में फंस के रह जाते हैं, बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। काफ़ी बार ऐसा होता है वो प्लास्टिक वेस्ट को कंज्यूम कर लेते हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनसे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। और काफ़ी बार जैसा हमने डिस्कस किया, जैसे गायें प्लास्टिक को कंज्यूम कर लेती हैं, जो मैरीन एनिमल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक को कंज्यूम कर लेते हैं और इससे उनकी सेहत खराब हो जाती है। उनके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। इसके बाद बात करें हम ह्यूमन हेल्थ की। ह्यूमन हेल्थ पर भी प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। प्लास्टिक देखो काफ़ी बार हमारी फूड चेन में एंटर कर जाता है और उनसे जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे ये कुछ केमिकल्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बिस्फिनोल ए, पैथेलेट्स, इनसे हमारी हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और कई तरह के हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा देखो प्लास्टिक वेस्ट की वजह से काफ़ी तरह का पोल्यूशन होता है। लैंड पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और इवन धरती के नीचे का जो ग्राउंड वाटर है वो भी पोल्यूट हो जाता है प्लास्टिक की वजह से। काफ़ी बार प्लास्टिक के जमा होने की वजह से जो नदी है वो ब्लॉक हो जाती है, इसकी वजह से बाढ़ आती है, सीवरेज ब्लॉक हो जाता है। तो इस प्रकार के देखो अनेकों नुकसान होते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से। हमने इस प्रकार से कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लिए कि प्लास्टिक पोल्यूशन होता क्या है, कैसे नुकसान होता है। अब आते हैं हम आज के आर्टिकल की तरफ। देखो प्लास्टिक एक प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सारी जगहों पर प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है और आगे भी होगा। पूरी तरह से प्लास्टिक के यूज़ को आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, बट प्रॉब्लम है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिर्फ एक बार के लिए जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी इतनी कैपेसिटी है नहीं कि हम इतने ज़्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। तो हमें हमारे लाइफस्टाइल में चेंज लाना होगा, हमारे बिहेवियर में बदलाव लाना होगा, ताकि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। और बहुत बार आपने देखा होगा लोग बोल देते हैं कि प्लास्टिक जो है वो एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। देखो प्लास्टिक सिर्फ एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है। मतलब कम प्लास्टिक का आप इस्तेमाल करोगे या फिर प्लास्टिक को आप रीयूज़ करोगे, रिसाइकल करोगे, इससे आप बहुत ज़्यादा पैसों की बचत कर सकते हो। एग्जाम्पल दिया जाता है उगांडा का। उगांडा में अभी देखो प्लास्टिक वेस्ट को मेल्ट करके फेस शील्ड डेवलप की जा रही हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है महामारी से निपटने के लिए, सेफ्टी पर्पजेज के लिए। सिंगापुर में एक स्टार्टअप ने स्टेनलेस स्टील के कप्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, बैम्बू बॉक्सेस का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। इनको देखो लुटाया जा सकता है, धोके सैनिटाइज करके रीयूज किया जा सकता है, तो इससे भी काफ़ी पैसों की बचत होती है। अगर देखो हम इंडिया की बात करें, वैसे तो सरकार ने काफ़ी सारे प्रयास किए हैं प्लास्टिक वेस्ट की समस्या को एड्रेस करने के लिए। जैसा देखो हमने आर्टिकल के शुरुआत में डिस्कस किया, इंडिया की कमिटमेंट ये है 2022 से पहले हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल को कर्ब कर देंगे। आपको याद होगा पिछले साल सरकार ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था सिंगल यूज़ प्लास्टिक के वेस्ट को कम करने के लिए। प्लास्टिक की समस्या को एड्रेस करने के लिए सरकार 2016 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लेकर आई थी, जिन्हें बाद में अपडेट और अमेंड भी किया गया 2018 में। बट देखो प्रॉब्लम यही है, इनकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है। अगर हमें प्लास्टिक पोल्यूशन की समस्या को एड्रेस करना है तो सभी नागरिकों को प्लास्टिक की सप्लाई चेन में अपना रोल प्ले करना होगा ठीक से। इसके लिए सरकार को और ज़्यादा जागरूकता पैदा करनी होगी। पिछले साल सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया था। अभी देखो रूरल इंडिया हमारा ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है, तो नेक्स्ट फोकस ये हो सकता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल को कर्ब करना। अभी फ़िलहाल ग्रामीण इलाकों में वैसे ये दिखना स्टार्ट भी हो गया है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर अलग अलग वेस्ट को सेग्रीगेट करने की व्यवस्था की गई है ताकि प्लास्टिक को अच्छे से टैकल किया जा सके। लास्ट में एक बार राइटर फिर से बोलते हैं, और अगर
7.8 बिलियन लोगों को वो वैक्सीन दी जाएगी। मान के चलें इसके लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक सिरिंज का इस्तेमाल होगा और हर एक प्लास्टिक सिरिंज में 0.052 ग्राम का सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ होगा। टोटल अगर हम सबको मिला दें तो हम 400 टन प्लास्टिक कंज्यूम कर लेंगे, इवन उस सिरिंज से जिसका इस्तेमाल होगा कोविड-19 से निपटने के लिए। तो आवश्यकता ये है हम इस महामारी के ख़त्म होने का इंतज़ार ना करें, अभी से प्रयास करना स्टार्ट कर दें ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया एंड म्यांमार रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 में जो इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस टॉपिक है उस टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, वो इस हफ्ते म्यांमार में हैं। म्यांमार में जाके वो एक्चुअल पर पता लगाएंगे कि ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है। देखो, आपको पता है इस साल के फरवरी में म्यांमार में मिलिट्री कू हो गया था। तो उसके बाद जो ज़्यादातर अपोजिशन के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको जेल में रखा गया है और मेन जो अपोजिशन लीडर है ना, मतलब पहले वो सत्ता में थी, अब उनको जेल में डाल दिया गया है, सू की। उनको 4 साल की सजा भी सुनाई गई। क्यों? उन पर आरोप लगा कि उन्होंने मिलिट्री के अगेंस्ट डिसेंट फैलाया और कोविड-19 के रूल्स को ब्रेक किया। शुरू में तो उनको 4 साल की सजा मिली सू की को, लेकिन बाद में इस सजा को घटा के 2 साल कर दिया गया। तो अब एक्चुअल में देखो, पहले म्यांमार में डेमोक्रेसी थी, इससे पहले मिलिट्री कू से पहले। हालांकि डेमोक्रेसी भी पूरी तरह से नहीं थी, 25% सीट्स तो मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए आरक्षित थी और उससे पहले भी काफ़ी सालों तक मिलिट्री कू था। 62 से लेके 2010 तक ज़्यादातर साल तो देखो म्यांमार में मिलिट्री रूल ही रहा है। तो अब जब इस साल फरवरी में मिलिट्री कू हुआ ना, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ का रिएक्शन क्या रहा? देखो, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने तो हमेशा की तरह म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगाने की धमकी दी। अगर आप फिर से डेमोक्रेसी नहीं लाओगे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा नहीं करोगे, तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। ये यूएसए समेत दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ की अप्रोच है। बट देखो, हर्ष पंत जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, ये कहते हैं देखो ये अप्रोच म्यांमार के संदर्भ में काम नहीं करने वाली है। क्यों? क्योंकि जो मिलिट्री रूलर है ना अभी म्यांमार में, जिनके हाथ में सत्ता है, उनको सैंक्शंस का डर नहीं लगता है। सैंक्शंस का डर देखो ज़्यादा डेमोक्रेसी में होता है कि हाँ वोट नहीं देंगे लोग, सैंक्शंस लग जाएंगे। तो आप बताइए, जहां पर भी टोटलिटेरियन रूल होता है या फिर मिलिट्री रूल होता है, क्या उनको सैंक्शंस से डर लगता है? नहीं लगता। उनको वोट ही नहीं हासिल करने। सैंक्शंस की वजह से म्यांमार के लोग गरीब होते हैं तो हो, मिलिट्री रूलर्स को क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना, वो पावर के लिए उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया है। तो ये बात वेस्टर्न कंट्रीज को समझनी होगी। लेकिन नुकसान क्या होगा अगर वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शंस लगाती हैं? देखो, म्यांमार चाइना के और ज़्यादा करीब चला जाएगा, ये दिक्कत है। म्यांमार ऑलरेडी चाइना के इन्फ्लुएंस में है, चाइना की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है म्यांमार में। और एक जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, उसी प्रकार से म्यांमार चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस पर भी काम चल रहा है। तो जब से मिलिट्री रूलर्स आए हैं सत्ता में, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है, चाइना की जो गतिविधियां हैं म्यांमार में इंक्रीज हो गई हैं। ये चीज़ देखो इंडिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाल ही में ना म्यांमार बॉर्डर के नज़दीक मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें जवान शहीद भी हुए थे। तो ये काफ़ी चिंता की बात है, क्योंकि देखो चाइना तो चाहता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में टेंशंस आए फिर से। चाइना तो ये चाहता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में इंस्टेबिलिटी आए, इंसर्जेंसी रिवाइव हो, क्योंकि अभी लद्दाख रीजन में इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस हैं। और चाइना ये चाहता है इंडिया के जो फोर्सेस हैं ना वो स्ट्रेच करें, इंडिया के हर एक पार्ट में फोर्सेस पर बर्डन आना चाहिए, ये चाइना की सोच है। और चूंकि देखो म्यांमार में ना सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब है, एक तो मिलिट्री रूल है, इकोनॉमिक सिचुएशन भी खराब हो गई है, तो म्यांमार से काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूजीज आने का डर भी है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। आपको एक वो बताता हूँ, मैं जब मिजोरम में गया था ना, मिजोरम और म्यांमार का बॉर्डर आपस में लगता है, आपने देखा होगा। तो मिजोरम में ना ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बिकते हैं जैसे एनर्जी ड्रिंक्स हैं, फास्ट फूड के आइटम्स हैं, इवन सिगरेट्स हैं। आज फिर सिगरेट का एग्जाम्पल आ गया। पिछली बार सिगरेट का जब एग्जाम्पल दिया था, किसी ने पूछा कि सर आप बहुत स्मोकिंग करते हो क्या, आप सिगरेट का काफ़ी एग्जाम्पल देते हो। नहीं भाई, मैं नहीं सिगरेट पीता हूँ, नहीं पीने का प्लान है। लेकिन हाँ, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि ना मिजोरम में मैंने देखा स्मोकिंग बहुत लोग करते हैं।
तो मेरे साथ जो दोस्त था ना ओनली आईएएस का सब्सक्राइबर, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट तो महंगी आती है ना। तो उसने बताया कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, एनर्जी ड्रिंक्स, सिगरेट्स, ये म्यांमार से स्मगल्ड हैं और सिगरेट की डब्बी वहाँ पे बहुत सस्ती है, 20 रुपए की। ये चीज़ बताने का देखो मकसद ये है कि इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है ना काफ़ी पोरस है। जो मिजो ट्राइब है ना इंडिया में, जो मिजोरम में रहती है, उनके क्लोज रिलेशंस हैं म्यांमार के साथ लगते बॉर्डर पे, वहाँ उस साइड म्यांमार की साइड जो ट्राइब रहती है उनके साथ हैं। तो दे फील अबाउट म्यांमार पीपल कि हाँ वो मुश्किल भरे दौर में है। आपने देखा होगा म्यांमार से कुछ लोग आए इंडिया में, उन्होंने आधार कार्ड भी बनवाया। तो मिजो लोगों को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनके ट्राइबल रिलेशंस हैं म्यांमार के लोगों के साथ उस साइड में। लेकिन सरकार को प्रॉब्लम है ना कि इस प्रकार से म्यांमार से अगर रेफ्यूजीज आने लगेंगे तो कल को देखो उनकी आड़ में इंसर्जेंट्स भी आ सकते हैं। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने विरोध किया था कि नहीं, इस प्रकार से रेफ्यूजीज नहीं आ सकते। तो पॉइंट ये है, म्यांमार की अभी मिलिट्री रूलर के साथ में एंगेज करना जरूरी है अगर हम ये चाहते हैं कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी रुके, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में रिफ्यूजीज ना आए। तो हम वेस्टर्न कंट्रीज की तरह म्यांमार में मिलिट्री रूलर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, देखो वर्ल्ड सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चलता है, या तो आप एंगेज करो या तो आप एंगेज नहीं करो। नहीं, इंडिया को एंगेज भी करना होगा म्यांमार के मिलिट्री रूलर्स के साथ, लेकिन उनको बताना भी होगा कि आपको धीरे धीरे डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिशन करना जरूरी है। तो आप उनको तभी बताओगे ना जब आप उनके साथ एंगेज करोगे। अगर डेमोक्रेसी के नाम पे आपने म्यांमार के रूलर्स के साथ एंगेज करना बंद कर दिया तो देखो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आ सकती है, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो खतरे में आ सकते हैं। तो हमारी जो लाइन है ना म्यांमार के सिलसिले में, वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरह नहीं होनी चाहिए जैसे अफगानिस्तान में गलती हमने की थी। इवन म्यांमार के जो नेबरिंग